राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। तिरजटा पर्वत पर एक बहुत बड़ा वन था। उस वन के बीच में एक पुराना महल बना हुआ था, जहाँ पर एक प्रेतनी रहती थी जिसका नाम कालवाची था। उसकी आयु लगभग 500 वर्ष के करीब होगी, किंतु वो अभी भी बिल्कुल जवान और सुंदर दिखाई देती थी। इसका कारण यह था कि वह 10 दिनों के बाद किसी भी नौजवान युवक और युवती का हृदय उसका भोजन बनता था। जब उसे किसी नौजवान युवक और नवयुवती का हृदय खाने को नहीं मिलता था तो वह बूढ़ी होने लगती थी। उसके बाल सफ़ेद होने लगते थे, आंखें अंदर को धंस जाती थी और उसके त्वचा का रंग जो काला पड़ने लगता था। इसलिए वो इस बात का बहुत ध्यान रखती थी। अपनी इस अवस्था में आने से पहले ही वो किसी जवान लड़के और लड़की का हृदय खा लेती थी और इसी कार्य के लिए वो कुछ समय पहले राजा कुशाग्रसेन के राज्य वेतालिक राज्य में पहुंच गई। वेतालिक राज्य में उसने चारों ओर भ्रमण किया और घूम घूम कर देखा। उसे वेतालिक राज्य बहुत पसंद आया, तो उसने सोचा क्यों न मैं कुछ दिनों के लिए इस राज्य में ही रुक जाऊं। यहाँ मुझे आराम से हृदय को खाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नौजवान युवक युवतियों की भरमार है। इसलिए मैं आसानी से उनका हृदय खा सकूंगी। फिर मैं तो प्रेतनी हूँ, रात में किसी भी वृक्ष पर जो वास कर सकती हूँ और अपनी गोपनीयता बनाने के लिए मुझे यहाँ सरलता भी रहेगी। दिन में किसी सुंदर युवती का भेष धर लिया करूंगी और रात को किसी वृक्ष पर सो जाया करूंगी। और फिर यही सोचकर कालवाची ने वेतालिक राज्य में रहने का निर्णय कर लिया। वो प्रेतनी वेतालिक राज्य में रहने लगी। उसे वहाँ अत्यधिक आनंद आ रहा था। सरलता से वो नवजवान नवयुवक और नवयुवतियों की हत्या करती और उनका हृदय निकाल कर खा लेती। अब उसे नवयुवक और नवयुवतियों की कमी नहीं थी, इसलिए जब भी उसका मन करता तो वो किसी को भी कभी भी मारकर खा लेती थी। दिन प्रतिदिन उसका यौवन निखरता जा रहा था। उसके अंगों में लावण्यता जो भरती जा रही थी। वो बहुत ही खुश थी और चिंता मुक्त थी, क्योंकि उसे यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं थी। किंतु कुशाग्रसेन को जब यह बात पता चली कि आए दिन उसके राज्य में हत्याएं हो रही हैं, किंतु इतने प्रयासों के बाद भी हत्यारे को बंदी नहीं बनाया जा सका, तो उसे बहुत अधिक चिंता होने लगी। उन्होंने अब तक अपने माता पिता को इस विषय पर जो कुछ नहीं बताया था, पर अब वो बहुत चिंतित थे और इस विषय की बात को अपने बूढ़े पिता प्रकाश सेन से वो कहने लगे। प्रकाश सेन ने जब यह बातें सुनी तो वे राजा कुशाग्रसेन से कहने लगे, पुत्र, ये अत्यधिक चिंता का विषय है। मेरे विचार से तो तुम्हें स्वयं ही इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहिए। जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि अब तक गुप्तचर और सेनापति उस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाए हैं तो इसका मतलब है कि हत्यारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार की निर्मम हत्याएं करना किसी साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। फिर भी जो वह कहने लगा, पिताश्री, आप ठीक कह रहे हो और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। तभी कुशाग्रसेन की माता बोली, किंतु पुत्र, मुझे तो संदेह सा हो रहा है। तो कुशाग्रसेन ने अपनी माता से पूछा, माताश्री, कैसा संदेह? तब उसकी माता बोली, बेटा, पुत्र, मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी भूत पिशाच का काम है, क्योंकि भूत पिशाच ही ऐसा करते हैं। क्योंकि साधारण व्यक्ति केवल हत्या करता है तो धन के लिए, किंतु यह हत्यारा हत्या करता है और धन भी नहीं लूटता, केवल हत्या करके मृतकों का हृदय निकाल कर खा जाता है। मुझे तो बेटा डर लग रहा है कहीं हमारे राज्य पर कोई विपत्ति ना आ गई हो। कुशाग्रसेन अपनी माता से बोला, माताश्री, ये कैसी बातें कर रही हैं आप?
तब राजमाता बोली, किंतु यदि ऐसा हुआ तो पुत्र। तब उन सभी के मध्य जो बातचीत चल रही थी, तभी उनके कक्ष पर दासी ने आकर कहा, महाराज, आपको महारानी ने याद किया है। तब राजा कुशाग्रसेन बोले, उनसे कहो कि मैं अभी आता हूँ। तब कुशाग्रसेन ने अपने माता पिता से कहा, माताश्री, पिताश्री, मैंने आज रात्रि से ही उस हत्यारे को खोजने का निर्णय ले लिया है। सायंकाल तो हो चली है, इसलिए अब रात्रि को ज्यादा समय नहीं है, तो आप दोनों मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। प्रकाशसेन बोले, बेटा, हम दोनों का आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हें अवश्य सफल करेंगे। फिर कुशाग्रसेन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने कक्ष में लौट आया, जहां उनकी रानी पद्मिनी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही कुशाग्रसेन ने कक्ष में प्रवेश किया तो रानी पद्मिनी बोली, महाराज, यह मैं क्या सुन रही हूँ? आप आज रात्रि उस हत्यारे को बंदी बनाने हेतु राज्य में जा रहे हैं। मुझे ये बात सेनापति जी से मालूम हुई है। तब राजा ने कहा, हाँ प्रिय, यह मेरी व्यवस्था है। मुझे अपने राज्य की रक्षा के लिए यह तो करना ही होगा। न जाने कौन है जिसने राज्य में प्रवेश करके ऐसा घिनौना कार्य करना शुरू कर दिया है। तब रानी कहने लगी, आपको मालूम है ना कि यह अत्यधिक संकट भरा हो सकता है, इससे आपके प्राणों को भी संकट आ सकते हैं। तब राजा कुशाग्रसेन बोले, लेकिन रानी, इसके सिवा कोई और मार्ग भी तो शेष नहीं बचा। मैंने सभी प्रयास करके देख लिए, किंतु वो हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। तब दोनों के बीच ऐसे ही बातचीत चल रही थी। राजा कुशाग्रसेन आधी रात के समय साधारण भेष में राज्य की ओर अकेले ही चल पड़े। उन्होंने सारे राज्य का भ्रमण किया, किंतु उन्हें कोई नहीं दिखा। तब उन्होंने राज्य से लगे वन की ओर प्रस्थान किया। वे वन में पहुंचे और एक झरने के समीप उचित स्थान देखकर वहां विश्राम करने की सोचा। पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। पहले तो उन्होंने कुछ लकड़ियां बीनी, उसके पश्चात दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाकर वे वृक्ष के तले विश्राम करने लगे। वे विश्राम अवश्य कर रहे थे, किंतु सोए नहीं थे। वे तो इस ताक में थे कि वन में उन्हें कहीं से कोई आवाज सुनाई दे तो वे उस ओर जाएं, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ समय की प्रतीक्षा के बाद राजा को नींद ने घेर लिया। आधी रात बीत चुकी थी, तीसरा पहर भी समाप्त होने को था। तब कालवाची अपना भोजन करके वन की ओर लौटी और उसने देखा जिस वृक्ष पर वो रात्रि को वास करती है, आज तो उस वृक्ष के तले एक सुंदर युवक विश्राम कर रहा है। अग्नि का प्रकाश कुशाग्रसेन के मुख पर पड़ रहा था। उस प्रकाश से उसकी सुंदरता और निखर आई थी और उसका चेहरा बहुत तेज के साथ चमक रहा था। कालवाची ने कुशाग्रसेन को देखा तो अपनी सुध बुध खो बैठी और प्रथम दृष्टि में ही कुशाग्रसेन पर अपना हृदय हार बैठी। वो रात को उसके बगल में बैठकर उसे ऐसे निहारती रही जैसे सूरज की लालिमा पसरी हो। वह उस वृक्ष पर उड़कर पहुंच गई और अपना रूप बदलकर एक मोरनी का रूप उसने ले लिया। अब कालवाची मोरनी का रूप धरकर राजा कुशाग्रसेन को निहारने लगी और उस पर अपनी दृष्टि रखकर उसके क्रियाकलाप को देखने लगी। राजा कुशाग्रसेन कुछ समय तक उस वन में कुछ खोजने का प्रयास करते रहे, किंतु उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें यह ज्ञात था कि उस वन के आसपास ही उन मृतकों के शरीर मिले थे, तो इसका मतलब यह था कि हत्यारा उसी स्थान पर वास करता था। किंतु राजा को अभी तक उस हत्यारे के विषय में कोई भी चिन्ह नहीं मिले थे, इसलिए उन्होंने फिर से राजमहल जाने की सोची, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता और रानी पद्मिनी की चिंता हो रही थी। यही सब सोचकर राजा अपने राजमहल की ओर चल दिए। राजा कुशाग्रसेन को जाता देखकर कालवाची कुछ उदास सी हो गई, किंतु उसने कुशाग्रसेन को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था
कि वो एक प्रेतनी है और राजा एक मनुष्य है। यदि उस मनुष्य को यह मालूम हो गया कि वो एक प्रेतनी है तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यही सब सोचकर वह वृक्ष पर विश्राम करने लगी और रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर राजा कुशाग्रसेन जब सुरक्षित अपने राजमहल पहुंचे तो सभी के मुख पर मुस्कुराहट फैल गई। रानी पद्मिनी ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप उस हत्यारे को खोजने में सफल हो गए? तो राजा ने उत्तर दिया, नहीं रानी, हत्यारे का कोई भी सुराग मुझे पूरे राज्य में नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने उसे वन में भी खोजा जहाँ मृत शरीर मिले थे, परंतु वहाँ भी मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने रात्रि भर उस वन में विश्राम किया, किंतु मुझे वहाँ ना कोई आवाज सुनाई दी और ना ही कोई ऐसा क्रियाकलाप सुनने में आया। तो रानी पद्मिनी बोली, ओ, तो ऐसा प्रतीत होता है हत्यारा बड़ा बुद्धिमान है। राजा बोले, रानी, हत्यारा कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, एक ना एक दिन मैं उसे अवश्य खोज लूंगा। रानी पद्मिनी बोली, महाराज, मुझे आपसे यही आशा है। तभी राजा के कक्ष के द्वार पर एक सैनिक आ पहुंचा। सूचना देते हुए वह राजा से बोला, महाराज की जय हो। अभी अभी सेनापति सोमेश सूचना लेकर लौटे हैं कि कल रात्रि महाराज महल की वाटिका के सरोवर के समीप एक युवती का मृत शरीर मिला है, जिसके शरीर को किसी ने निकाल लिया है। आपको सेनापति सोमेश ने शीघ्र ही याद किया है। वे राज दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सैनिक की बात सुनकर राजा कुशाग्रसेन बोले, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। और कुशाग्रसेन राजा शीघ्रता से दरबार की ओर चल पड़े। वे राज दरबार पहुंचे तो सेनापति सोमेश उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज कुशाग्रसेन को देखते ही सेनापति सोमेश ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे बोले, महाराज, आज एक और मृत शरीर प्राप्त हुआ है जो किसी युवती का है। तो महाराज बोले, तो हत्यारा कल रात्रि राजमहल के समीप था और मैं उसे वन में खोज रहा था। तब सेनापति सोमेश बोले, महाराज, आप अकेले उस हत्यारे को खोजने क्यों पहुंचे? मुझे क्यों नहीं सूचित किया? मैं भी आपके साथ चलता। तब महाराज बोले कि सेनापति जी, इतना समय नहीं था और मैं साधारण भेष में वहां गया था। आपको बताता और आप मेरे साथ चल पड़ते, फिर राज्य की सुरक्षा का क्या होता? यहाँ आपका रहना आवश्यक था। सेनापति बोले, किंतु मेरे रहते हत्या तो हो गई ना। तब महाराज बोले, इसमें आपका कोई दोष नहीं है सेनापति जी, हत्यारा बहुत अधिक बुद्धिमान है। अब हमें उस वन में नहीं, राज्य में ही उसे खोजना चाहिए। तब सेनापति बोले, आप ठीक कह रहे हैं महाराज। और जो राजा कुशाग्रसेन ने कहा, आज रात्रि केवल मैं और आप राजमहल के आसपास पहरा देंगे। तो सेनापति सोमेश बोले, जी महाराज, मैं तैयार हूँ। महाराज, अपने राज्य की सुरक्षा हेतु मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सेनापति कहने लगा। तो महाराज ने कहा, सेनापति, मैं आपसे यही आशा रखता हूँ। इसके बाद दोनों के बीच योजनाएं बनी और दोनों ने अपने कक्षों की तरफ प्रस्थान किया। रात हो चुकी थी। राजा कुशाग्रसेन और सेनापति सोमेश ने भेष बदला और राजमहल की सुरक्षा में लग गए। आधी रात बीत चुकी थी, किंतु अभी तक राजमहल के आसपास कोई भी गतिविधि उन्हें नहीं दिखाई पड़ी थी। इधर आज कालवाची का मन बहुत ही दुखी था, इसलिए वो वृक्ष पर ही आराम करती रही। उसने अपना रूप भी नहीं बदला, बस वैसे ही मोरनी का रूप लेकर विश्राम करती रही। इसी प्रकार रात्रि भर राजा कुशाग्रसेन और सेनापति सोमेश राजमहल के आसपास पहरा देते रहे, परंतु वहां कोई भी नहीं आया, न ही किसी की आवाज सुनाई दी। प्रातः काल होने को था। सूर्य की लालिमा समूचे ब्रह्मांड में अपना प्रकाश बखेर चुकी थी और पंछी कलरव करने लगे थे। तब राजा कुशाग्रसेन ने अपने सेनापति से कहा कि राजमहल चलो, लौट जाना चाहिए। तब सेनापति जी कहने लगे, राजमहल पहुंचकर ही किसी अप्रिय घटना का समाचार मिलेगा।
दोनों राजमहल पहुंचे। प्रातः काल से सायंकाल होने को आया, किंतु आज राज्य में किसी की भी हत्या होने का समाचार नहीं मिला। किंतु राजा कुशाग्रसेन आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा कि शायद हत्यारे को योजना के विषय में तो मालूम नहीं हो गया, जो उसने किसी की भी हत्या नहीं की। किंतु अब कुशाग्रसेन की चिंता बहुत अधिक बढ़ गई थी और वे महल में रात्रि भर इस विषय पर विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने मन में सोचा, मेरी योजना के विषय में तो केवल सेनापति सोमेश को ही मालूम था, कहीं वे तो उस हत्यारे के गुप्तचर नहीं। उनके मन में संदेह घर कर गया था, इसलिए उन्होंने सेनापति जो सोमेश के पीछे गुप्तचर लगाने की सोची। और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए कब उन्हें नींद आ गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। और उधर वृक्ष पर बैठी कालवाची किसी चिंता में मगन थी। वह रह रहकर उस सुंदर नवयुवक की को जो याद कर रही थी और उसके विचारों में लीन थी। उसे याद ही कर रही थी तो वो उस युवक के समीप जाना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, जो कि संभव नहीं था। वो कैसे उस नवयुवक से अपना प्रेम जो व्यक्त करे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बेसुध सी उस वृक्ष पर रात्रि भर यूं ही बैठी रही। इधर प्रातः काल होते ही राजा कुशाग्रसेन ने कुछ गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे सेनापति सोमेश पर दृष्टि रखें, उनके सारे क्रियाकलापों की जानकारी जल्दी से जल्दी मुझ तक पहुंचाएं। और गुप्तचर राजा कुशाग्रसेन की आदेश के अनुसार अपने अपने कार्यों में लग गए। ऐसे ही 5 दिन बीते, किंतु वैतालिक राज्य में अभी तक किसी की हत्या का समाचार सुनाई नहीं दिया। इधर राजा कुशाग्रसेन की चिंता और बढ़ती जा रही थी। सभी गुप्तचर भी सेनापति सोमेश के विषय में जानकारी इकट्ठी करके ला चुके थे। कहीं भी किसी भी हत्या की गतिविधि में सेनापति सोमेश का हाथ नहीं था। राजा कुशाग्रसेन का संदेह तो मिट चुका था, परंतु वे चिंता मुक्त अभी तक नहीं हुए थे। और उधर कालवाची मानव हृदय का भक्षण नहीं कर रही थी, इसलिए प्रतिदिन उसका शरीर कमजोर और क्षीण होता जा रहा था और उसके मुख से रूप और लावण्य भी जा रहा था। कालवाची वृक्ष पर मोरनी के रूप में यूं ही अचेत सी लेटी हुई थी। तभी एक कठफोड़वा उसके समीप आया और उसकी बगल में बैठ गया। पक्षियों की भाषा में उसने कालवाची से कुछ पूछा, किंतु कालवाची पक्षी होती तो उसकी भाषा समझ पाती, इसलिए उसकी भाषा समझने हेतु उसे मानव का रूप दे दिया और स्वयं युवती का रूप धारण कर लिया। ऐसा चमत्कार देखकर सारे पक्षी हैरान रह गए और अब उसका रूप मनुष्य की भांति हो गया था, इसलिए वो मनुष्य की भांति बातचीत कर सकता था। इसलिए उसने कालवाची से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ वृक्ष पर क्या कर रही हो? तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा और तुमने अपना रूप कैसे बदल लिया? तुमने मुझे भी मनुष्य रूप में बदल दिया, ऐसी शक्तियां तुम्हारे पास कहाँ से आई? कठफोड़वे के प्रश्नों को सुनकर कालवाची मुस्कुरा उठी और उससे बोली, इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछोगे तो मैं उत्तर कैसे दे पाऊंगी? थोड़ा धैर्य धरो, सब बताती हूँ, किंतु इससे पहले तुम्हें एक सुंदर सा नाम देना चाहती हूँ। कठफोड़वा बोला, मेरे नाम की चिंता मत करो, पहले तुम अपना परिचय दो, मैं तुम्हारा परिचय जानने को बहुत उत्सुक हूँ। तुम नहीं जान सकती हो कि मुझे कितनी व्याकुल मैं हो रहा हूँ। कालवाची बोली, परंतु तुमसे बातचीत करने हेतु तुम्हें कोई नाम तो देना होगा ना, नहीं तो मैं तुमसे बात कैसे कर पाऊंगी? कठफोड़वा बोला, ठीक है, शीघ्रता से मेरा नामकरण करो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कालवाची बोली, ठीक है, आज से तुम्हारा नाम कोत्रेय है, तुम्हें पसंद आया ना? कठफोड़वा बोला, हाँ हाँ, बहुत सुंदर है, अब तुम अपने विषय में कहो। तो वह कालवाची बोली, मैं एक प्रेतनी हूँ, मुझे मेरे माता पिता के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, ना जाने वो किस लोक से आए थे और मुझे इस धरती पर छोड़ गए। जब मुझे इस संसार की समझ हुई तब से ही मैं अकेली हूँ। मेरे माता पिता एक बूढ़ी दासी के सहारे मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। उस दासी ने मुझे बताया कि मुझे जीवित रहने के लिए किसी मनुष्य के हृदय का भक्षण करना पड़ेगा।
जब तक मैं छोटी थी तो वो दासी मेरे लिए मनुष्यों को मारकर उनका हृदय लाती रही, लेकिन जब मैं जवान हुई तो यह कार्य मैं स्वयं करने लगी। अब वो दासी अत्यधिक बूढ़ी और लाचार हो गई, तो उसने मुझे उनका हृदय खाने को कहा, तो मैंने उसे मना किया। तो वो बोली, आज तक तेरे लिए मैं जीती आई हूँ, अब तेरे लिए ही मरना चाहती हूँ। मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेगी? तो मैं उस दासी की विनती को टाल नहीं सकी और उसके हृदय को उसके शरीर से निकालकर मैंने खा लिया। उसके पश्चात उसके शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया, ताकि उसकी आत्मा भटकती ना रहे। मैं 500 सालों से जीवित हूँ। पहले त्रिजटा पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पुराने महल में रहती थी, किंतु एक दिन मेरा इस वैतालिक राज्य में आना हुआ और मैं यहीं की होकर रह गई। मैं यहाँ प्रसन्न थी क्योंकि मुझे यहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता था, किंतु एक रात्रि मैंने इसी वृक्ष के तले एक नवयुवक को विश्राम करते हुए देखा। मैं उस पर अपना हृदय हार बैठी हूँ। तब से अचेत सी इस वृक्ष पर पड़ी रहती हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया, इसलिए इस अवस्था में आ पहुंची हूँ। यदि मैं 10 दिनों तक किसी मनुष्य के हृदय का भक्षण ना करूं तो मैं वृद्ध होती जाती हूँ। मेरी ये कोमल काया मुरझा जाती है, मेरे सुंदर से केस सफेद हो जाते हैं। अब मेरे शरीर को भोजन की आवश्यकता है। इतना कहकर कालवाची चुप हो गई, परंतु कठफोड़वा के तो प्राण जैसे सूख गए और उसने भयभीत होकर पूछा, कहीं तुमने मुझे मनुष्य इसलिए तो नहीं बनाया कि मेरे हृदय का भक्षण कर सको? यदि ऐसा है तो मुझे मेरे पहले वाले रूप में परिवर्तित कर दो, और अपनी सौगंध खाकर कहता हूं मैं इस वृक्ष पर कभी नहीं आऊंगा और ना ही तुमसे कोई प्रश्न पूछूंगा। तब उस कठफोड़वे से जो कालवाची बोली, कोत्रेक कोई की बात सुनकर कालवाची पहले मुस्कुराई और बोली, मुझे ऐसा कार्य करना होता तो मैं तुम्हें अपने विषय में सब कुछ क्यों बताती? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मैं तो स्वयं को असहाय अनुभव कर रही हूँ। मैं उस युवक से प्रेम करने लगी हूँ, किंतु उससे कुछ कह नहीं सकती। मेरे अस्वस्थ होने का यही कारण है। कालवाची की बातें सुनकर कठफोड़वा बोला, तो ये जो तुम अपने संग कर रही हो ना, वो सही नहीं है। स्वयं को अस्वस्थ करके भला तुम्हें क्या मिलेगा? सबसे पहले तुम्हें भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्षण क्षण जो बीत रहे हैं और शरीर के साथ तुम कमजोर शरीर के साथ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यदि तुमने उस युवक से प्रेम किया है तो जाकर उससे अपना प्रेम व्यक्त करो। कठफोड़वे ने कालबाची से कहा। तो कालबाची बोली, किंतु वो एक मनुष्य है और मैं एक प्रेतनी, मेरा और उसका मिलना कभी भी नहीं हो सकता। तब परंतु वह कठफोड़वा बोला, उस युवक को कैसे मालूम होगा कि तुम एक प्रेतनी हो, जब तक कि तुम स्वयं उसे नहीं बताओगी? तब कालवाची ने कहा, तो क्या मैं उसके साथ विश्वासघात करूं? कठफोड़वा बोला, ये विश्वासघात नहीं, प्रेम है। तो कालवाची बोली, ये प्रेम नहीं कठफोड़वे, विश्वासघात होगा। कोतरे, हर क्षण मुझे डर लगा रहेगा कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए। तो कठफोड़वा बोला, प्रेम में सब कुछ उचित होता है। कालवाची बोली, मैं यह नहीं मानती। तब वह कठफोड़वा बोला, ऐसा वार्तालाप करने का ये उचित समय नहीं है। पहले तुम भोजन ग्रहण करो, उसके बाद हम दोनों इस विषय पर बातचीत करेंगे। कालवाची बोली, लेकिन तो अभी तो सायंकाल ही हुई है और मैं रात्रि में भोजन ग्रहण करने जाऊंगी। तब वह कठफोड़वा जो कोत्रेय बना हुआ था बोला, ठीक है, तो प्रातः काल हम इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। तो वह कहने लगी कालवाची, ठीक है। और उस रात्रि कालवाची ने अपने भोजन के लिए वैतालिक नगर में प्रवेश किया और उस रात्रि उसने राजमहल की अश्वशाला के पहरेदार के हृदय को अपना भोजन बनाया। भोजन ग्रहण करते ही वो पहले की तरह नवयुवती हो गई। उसका रूप लावण्य लौट आया। पहरेदार के मृत शरीर को वो वहीं छोड़कर फिर से उस वृक्ष पर लौट आई जहां कठफोड़वा सो रहा था। अभी कोत्रेय कठफोड़वे के रूप में था, क्योंकि कालवाची को उस पर संदेह था
कि कहीं मनुष्य रूप में वो किसी और व्यक्ति के सामने उसकी सच्चाई न कह दे। जब कालवाची वृक्ष पर आई तो कठफोड़वा जाग रहा था, परंतु जैसे ही कालवाची वृक्ष पर लौटी तो वो वृक्ष पर निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः काल हुई तो राजमहल में बहकी स्थिति थी, क्योंकि अब तो हत्यारा राजमहल तक घुस आया था। अब राजा कुशाग्रसेन की चिंता बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। इस हत्यारे का साहस तो देखो, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वो राजमहल तक आ पहुंचा है। अब उस रात कुशाग्रसेन ने अकेले ही वैतालिक राज्य का भ्रमण करने की सोची। वो सारी रात्रि वैतालिक राज्य का भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं दिखी। तभी दूर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी और वे उस ओर भागे। वो स्वर उन्हें वन की ओर से आता सुनाई दे रहा था। वे उस ओर गए, किंतु अब उन्हें कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने उस दिन की भांति छोटे छोटे पत्थरों को रगड़कर आग जलाई। उसके बाद एक जो आग तैयार करके वो उस आग के प्रकाश में उस हत्यारे को खोजने लगे। अत्यधिक खोजने के पश्चात उन्हें एक मनुष्य का मृत शरीर प्राप्त हुआ। अब उनका संदेह मिट चुका था। उन्हें पूरा विश्वास हो चला था कि हत्यारा कहीं यहीं आसपास ही होगा। तब राजा कुशाग्रसेन ने सोचा, क्यों न वो उसी झरने के समीप वाले वृक्ष के तले रात्रि बिताएं जिस स्थान पर वो उस दिन रात बिताई थी। यही सोचकर वे झरने के समीप बढ़ गए और जो मशाल का प्रकाश उन्हें मार्ग दिखाता जा रहा था, वे उस ओर बढ़े चले जा रहे थे। कुछ समय पश्चात वो झरने के समीप पहुंच गए और उन्हें वो वृक्ष भी दिखाई दिया। उन्हें उस वृक्ष तले आता देखकर मोरनी वनी कालवाची के मुख पर प्रसन्नता के भाव प्रकट हुए और उसने जो कठफोड़वे को निंद्रा से जगाया और उससे बोली कि ओ कठफोड़वे, अभी तो तू कठफोड़वे के रूप में था। जागते ही वह कोतरे से कालवाची से पूछा, मुझे क्यों जगाया? तो मैं कितना अच्छा स्वप्न देख रहा था। कालवाची बोली, अरे कठफोड़वे देख, वृक्ष तले देख कौन आया है। तो वह कठफोड़वा बोला, आने दो, जो भी आया है मुझे नहीं देखना, मुझे सोने दो। कालवाची बोली, अरे देखो वही नवयुवक आया है। तब कठफोड़वे ने अपनी आंखें मलते हुए देखा तो कहने लगा, कौन है नवयुवक? वही जिसे तुम प्रेम करती हो। कालवाची बोली, हाँ वही, देखो वहरा वृक्ष के तले। तब कोतरे बना कठफोड़वा ने जो अग्निशिलाका जो मशाल थी उसके प्रकाश में कुशाग्रसेन का रूप देखा तो उसे देखकर कालवाची से बोला, अत्यंत सुंदर है कालवाची ये नवयुवक तो, तभी तो तुम इस पर अपना हृदय हार बैठी हो। कालवाची बोली, है ना सुंदर? अब तुम्हें भी विश्वास हुआ कि नहीं? तब कठफोड़वा बोला, हाँ विश्वास तो हो गया। मेरी माँ, अब कृपा करके विश्राम करो और मुझे भी विश्राम करने दो। कालवाची बोली, मेरी निद्रा तो इस नवयुवक ने हर ली, अब मुझे रात्रि भर निद्रा नहीं आने वाली। तो कठफोड़वा कहने लगा, तो मैं तो चला सोने, तुम चाहो तो सो जाओ और ना चाहो तो मत सो। इतना कहकर कठफोड़वा तो सो गया। उधर वृक्ष पर कालवाची और कठफोड़वा के बीच जो बातें चल रही थी वो राजा कुशाग्रसेन ने सुना तो उन्होंने सोचा, मुझे क्या लेना देना, पक्षी आपस में बातें कर रहे होंगे, इनका वार्तालाप तो मेरी समझ से परे है। इसके पश्चात कुशाग्रसेन ने वृक्ष के तले अपनी मशाल की सहायता से लकड़ियों में अग्नि जलाई और वहीं विश्राम करने लगे। वे रात्रि भर सोए नहीं। उन्होंने सोचा, ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और हत्यारा फिर किसी और की हत्या कर दे। इसलिए जब उन्हें निद्रा घेरने लगती तो वो झरने पर जाकर मुख को धो लेते। इसी प्रकार जागकर उन्होंने पूरी रात बिता दी। कालवाची भी पूरी रात सो नहीं सकी, केवल कुशाग्रसेन को ही निहारती रही। अब सूरज ने धरती पर अपना प्रकाश बखेर दिया था। तभी राजा ने राजमहल की ओर प्रस्थान करने की सोचा। उन्हें जाता हुआ देखकर कालवाची ने शीघ्रता से कठफोड़वे को जगाया और उससे बोली, जाओ उस नवयुवक का पीछा करो, मालूम करो कि वो कहाँ रहता है। कालवाची के आदेश पर कठफोड़वा बिना देर किए हुए कुशाग्रसेन के पीछे पीछे उड़ चला। वो तो एक पक्षी था,
भला कुशाग्रसेन को कैसे पता कर पाते कि वो कौन है, इसलिए उन्होंने उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद राजा कुशाग्रसेन ने राजमहल में प्रवेश किया। वो राजमहल के भीतर पहुंचे तो कठफोड़वा भी उनके पीछे पीछे उड़ चला और राजमहल के सबसे ऊंचे कंगूरे पर बैठकर राजा कुशाग्रसेन की गतिविधियों पर दृष्टि रखने लगा। कुछ समय में उसे मालूम हो गया कि यह नवयुवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो वैतालिक राज्य का राजा है, जो उस हत्यारे को खोजने वन में गया था। जो हत्यारा आए दिन वैतालिक राज्य में हत्याएं कर रहा है। अब कठफोड़वा सोच में पड़ गया कि वो सब कालवाची से कैसे कहेगा, और यही सब सोचकर वो राजमहल से वन की ओर उड़ चला। कठफोड़वा वापिस उस वृक्ष पर लौटा और उसने साहस करके राजा कुशाग्रसेन के विषय में सभी कुछ कालवाची से कह दिया। यह सुनकर कालवाची बहुत अधिक चिंतित हो उठी। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि वो कुशाग्रसेन के विषय में कुछ ना ही जानती तो अच्छा रहता। कठफोड़वा ने जब कालवाची का दुखी चेहरा देखा तो वह उससे बोला, कालवाची, तुम इतना उदास मत हो, मैं राजा से तुम्हारा मिलन करवा कर रहूंगा। कालवाची चिल्लाई, किंतु यह संभव नहीं है। कठफोड़वा बोला, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। कालवाची बोली, कठफोड़वा, ये कैसी बातें कर रहे हो? वो मुझ हत्यारन की खोज कर रहे हैं, वे मुझसे प्रेम करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कठफोड़वा बोला, तुम्हें अपने इस मित्र पर तनिक भी विश्वास नहीं है। कालवाची बोले, किंतु विश्वास करने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए। इस निराधार वार्तालाप का कोई हल नहीं है, कोई समाधान नहीं है। यदि मैं इस निराधार को आधार दे पाया तो कठफोड़वा ने जो कालवाची को समझाया। कालवाची बोली, कठफोड़वा, मूर्खों जैसी बातें मत करो। तब कठफोड़वा बोला, मैं अपनी मित्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। कालवाची ने पूछा, ऐसा तुम क्या करोगे? तो कठफोड़वा बोला, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। कालवाची बोली, विश्वास? कैसे करूं तुम पर विश्वास? कठफोड़वा बोला, जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र पर विश्वास करती है। कालवाची बोली, मैं तुम्हारी भावनाओं में बहने वाली नहीं हूँ कठफोड़वा। कठफोड़वा बोला, बस एक बार मेरी बात मान लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कालवाची ने पूछा, क्या करना होगा मुझे? तब कठफोड़वा ने कालवाची से कहा, तुम मुझे फिर से मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर दो। कालवाची ने पूछा, उसके बाद तुम क्या करोगे? कठफोड़वा बोला, बस तुम देखती जाओ मैं कैसी योजनाएं बनाता हूँ। कालवाची बोली, मुझे अपनी योजना तो बताओ। कठफोड़वा बोला, पहले तो तुम मुझे मनुष्य रूप में पहले परिवर्तित करो। और उसके बाद कालवाची ने कठफोड़वा को मानव रूप में परिवर्तित कर दिया। तब कठफोड़वे ने अपनी योजना के विषय में कालवाची से कहा और अपनी योजना बताकर जो कठफोड़वा मानव रूप में जो राजमहल की ओर बढ़ दिया। उसके पश्चात वो राजमहल में पहुंचा और राजमहल के मुख्य द्वार की सुरक्षा में लगे पहरेदारों से बोला, भाई, मुझे महाराज से भेंट करनी है। एक पहरेदार ने पूछा, क्यों? अपना कारण बताओ पहले। तब जो कठफोड़वा जो कोत्रेय बना हुआ था, तब वह कहने लगा, राज्य में जो हत्याएं हो रही हैं उस विषय में मैं महाराज को कुछ बताना चाहता हूँ। पहरेदार ने पूछा, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हारा उन हत्याओं से क्या संबंध है? कोत्रेय बोला, मेरा उन हत्याओं से कोई संबंध नहीं है, बस मुझे उस हत्यारे के विषय में कुछ मालूम हुआ है और वही जानकारी मैं महाराज को देने आया हूँ। पहले पहरेदार ने कहा, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है क्या? कोत्रेय बोला, वो तो मैं महाराज को ही बताऊंगा, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। तो तब दूसरा पहरेदार बोला, तुम यहीं द्वार पर ठहरो, मैं अभी महाराज को तुम्हारा संदेश देकर आता हूँ। और इतना कहकर वो पहरेदार राजमहल के भीतर गया और महाराज के कक्ष के समीप जाकर बोला, महाराज की जय हो। कोई व्यक्ति राजमहल के मुख्य द्वार पर आया है और कहता है वो उस हत्यारे के विषय में कुछ कहना चाहता है। यह सुनकर राजा कुशाग्रसेन जो एकदम से चौंक गए और
कहने लगे, हत्यारे के विषय में कुछ बताना चाहता है तो जाओ पहरेदार, उसे शीघ्रता से राजमहल के भीतर ले आओ। मैं अभी इसी समय उससे भेंट करना चाहता हूँ। उसे अतिथि गृह में बैठाओ, मैं शीघ्र ही वहां पहुंचता हूँ। और कुशाग्रसेन के आदेश पर पहरेदारों ने कोत्रे को अतिथि गृह में पहुंचा दिया। कठफोड़वा बना कोत्रे अतिथि गृह में बैठा राजा की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात राजा कुशाग्रसेन अतिथि गृह में पहुंचे और कोत्रे से पूछा, जी मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? तो कोत्रे बोला, महाराज मेरा नाम कोत्रे है। तब राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, आपको उस हत्यारे के विषय में क्या क्या मालूम है? तब कोत्रे बोला, जी मुझे तो केवल इतना मालूम है कि उस हत्यारे को एक युवती ने देखा था और मुझे उसने ही बताया कि उसने हत्यारे को देखा है। राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, युवती ने देखा है? किस युवती ने देखा है? कहाँ रहती है वो? तब कोत्रे बोला, वो वन में मिली थी मुझे, तभी उसने मुझे यह बात कही थी, किंतु वो कहाँ रहती है यह तो मुझे भी नहीं मालूम। राजा कुशाग्रसेन बोले, यदि तुम्हें नहीं मालूम कि वो युवती कहाँ रहती है तो उस हत्यारे के विषय में मुझे कैसे मालूम होगा? तब वह कोत्रे कहने लगा, मैं उस युवती से मिल चुका हूँ और उसका निवास स्थान तो मालूम नहीं, किंतु मैं वन में लकड़ियां लेने वह आती है, तभी उसने मुझे उस हत्यारे के विषय में बताया था। राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, तुम उस युवती से मुझे मिलवा सकते हो? कोत्रे बोला, जी यदि आपको उचित लगे तो मैं कल उस युवती को राजमहल ले आऊं। राजा कुशाग्रसेन बोले, नहीं ऐसा मत करना, उसे राजमहल में लाने की भूल मत करना। मैं नहीं चाहता इस विषय में किसी को भी कुछ भी मालूम हो। कोत्रे ने पूछा, किंतु महाराज क्यों? राजा कुशाग्रसेन बोले, इसलिए कि वो कहीं हत्यारे तक यह बात पहुंच गई तो वो सतर्क हो जाएगा और उसके विषय में हम सभी कभी भी नहीं जान पाएंगे। कोत्रे बोला, तो अब क्या विचार है आपका और अब क्या सोचा है आपने? तब राजा कुशाग्रसेन ने कहा, मैं उस युवती को एकांत में मिलकर बात करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा हो सकता है तुम ये कार्य कर सकते हो? तब कोत्रे बोला, जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने का प्रयास करूंगा। मैं उस युवती से बात करके आपको सूचित करता हूँ। आप उस युवती से कब और कहाँ मिल सकते हैं? तो महाराज कुशाग्रसेन बोले, यही उचित रहेगा, तुम शीघ्र ही उस युवती से मिलकर मेरा उससे मिलने का समय निश्चित करो। कोत्रे बोला, जी महाराज मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कुशाग्रसेन ने कहा, तो तुम इस समय यहाँ से प्रस्थान करो और इतना ध्यान रखना कि इस विषय में किसी को भी कुछ भी मालूम ना हो। पहरेदारों को तुमने बता दिया, किंतु यहाँ से जाते समय तुम उनसे कहना कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने उनसे झूठ बोला था क्योंकि तुम्हें राजा से भेंट करनी थी। कोत्रे बोला, जी महाराज मैं ऐसा ही करूँगा। और इतना कहकर कोत्रे राजमहल से बाहर चला गया और जाते समय पहरेदारों से उसने वही कहा जो राजा ने उनसे कहने को कहा था। उधर कोत्रे वन में पहुंचा तो कालवाची से कोत्रे बोला, तो कालवाची देवी अब आप अपने रूप और लावण्य को संवार लीजिए, क्योंकि आपसे महाराज मिलना चाहते हैं। यदि आप उनके मन को भा गईं तो आपका स्वप्न पूरा होने में अधिक समय नहीं लगेगा। कालवाची बोली, कोत्रे यह तुम क्या कह रहे हो? कोत्रे बोला, हाँ कालवाची मैं सच कह रहा हूँ। कालवाची बोली, कोत्रे किंतु मैं राजा के सामने कैसे जाऊंगी, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है। कोत्रे बोला, साहस तो तुम्हें कालवाची करना होगा। तो कालवाची बोली, ठीक है मैं प्रयास करूंगी, किंतु महाराज मुझसे कब मिलना चाहते हैं? कोत्रे बोला, जब तुम्हारी इच्छा हो कहो, तो कल ही मिलने का संदेशा उनको दे आऊं। कालवाची बोली, मैं तनिक सोच कर बताती हूँ। और दोनों आपस में बात करने लगे। इसी प्रकार सायंकाल हो चली थी। उधर राजमहल में राजा कुशाग्रसेन चिंतित थे। अपने कक्ष में वो टहल रहे थे और उनकी रानी पद्मिनी ने उनसे पूछा, क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? तब राजा कुशाग्रसेन बोले,
क्या हुआ, क्या बताऊं रानी, इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। आए दिन वैतालिक राज्य में हत्याएं हो रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे पकड़ूं उस हत्यारे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रानी पद्मिनी बोली, महाराज, आप कह रहे थे कि कल रात्रि आपको किसी का शव वन में मिला था, तो आप फिर उसी स्थान पर उस हत्यारे को खोजने क्यों नहीं जाते। तब राजा कुशाग्रसेन बोले, कल रात्रि भर मैं वन में ही रहा, किंतु वहां कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं दिखाई दी। तब रानी पद्मिनी कहने लगी, तो उस स्थान पर फिर जाने में क्या बुराई है, तो आप जाकर देखिए ना, हो सकता है कुछ सबूत तुम्हें वहां मिल जाए। राजा कुशाग्रसेन बोले, हाँ रानी, आप कहती हैं तो मैं एक बार फिर से प्रयास करके देखता हूँ। आज रात्रि कुछ हाथ में आता दिख जाए तो मुझे तो समझूंगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। तो रानी पद्मिनी बोली, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। राजा कुशाग्रसेन बोले, यदि ऐसा हो जाए तो मेरे राज्य में फिर से खुशहाली लौट आएगी। तब रानी पद्मिनी बोली, ऐसा ही होगा महाराज, आप इस राज्य से फिर से खुशहाली लौटेगी आपके राज्य में। और जिस राज्य का राजा अपने राज्यवासियों की इतनी चिंता करता हो तो वहाँ कभी कष्टों का बसेरा हो ही नहीं सकता। और दोनों के बीच में यूं ही बातचीत चल रही थी और रात्रि हुई तो राजा कुशाग्रसेन वन की ओर चल पड़े। उस रात्रि भी वो उसी झरने के समीप उसी कक्ष के तले विश्राम करने ठहरे। उस रात्रि कालवाची अपने भोजन हेतु उस वृक्ष से नीचे नहीं उतरी थी, क्योंकि अभी उसे 2-3 दिन तक भोजन की आवश्यकता नहीं थी। कोत्रेय भी वहीं पर था और दोनों मोरनी और कठफोड़वे के रूप में ही थे। कालवाची राजा कुशाग्रसेन को फिर निहारने लगी। उसकी व्याकुलता देखकर कोत्रेय कालवाची से बोला, कालवाची, चलो पहले इस वृक्ष से उतरकर दूर चलते हैं। तो कालवाची बोली, परंतु क्यों, मैं कहीं नहीं जाने वाली कठफोड़वे, मैं तो इसी वृक्ष से राजा को देखूंगी। कोत्रेय बोला, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान ही तो करने वाला हूँ। कालवाची बोली, भला मेरी यह समस्या तुम कैसे हल करोगे, तुम क्या कोई जादूगर हो। तब कोत्रेय बोला, पहले तुम मेरे साथ उड़ चलो, उसके बाद मैं अपनी योजना तुम्हें समझाता हूँ। और कोत्रेय के कहने पर कालवाची उसके साथ उड़ चली। कुछ दूर जाने पर कोत्रेय बोला, बस इतनी दूर ठीक है, अब तुम मुझे एक मनुष्य में बदल दो और स्वयं को एक सुंदर युवती में बदल लो। कालवाची ने पूछा, किंतु क्यों। कोत्रेय बोला, पहले तुम रूप परिवर्तित तो करो। तो कालवाची ने दोनों का रूप परिवर्तित कर दिया। फिर कोत्रेय बोला, एक मशाल जलाओ और मेरे संग उस स्थान पर चलो जहाँ राजा विश्राम कर रहे हैं। कालवाची बोली, मैं वहां नहीं जाऊंगी। कोत्रेय बोला, परंतु तुम्हें जलना पड़ेगा, क्यों नहीं जाना चाहती तुम वहां, तो तुम्हें मैं राजा से मिलवाना चाहता हूँ और तुम हो कि चलने के लिए तैयार नहीं हो। कालवाची बोली, तुमने तो इस कार्य हेतु मुझसे समय मांगा था, किंतु तुम तो ये कार्य इतनी जल्दी करने जा रहे हो। कोत्रेय बोला, मुझे कोई शीघ्रता नहीं है, शीघ्रता तो तुम्हें है, तुम ही व्याकुल हुई जा रही हो, तभी मैंने ऐसा निर्णय लिया है। कालवाची ने पूछा, वहां जाना आवश्यक है क्या। कोत्रेय बोला, मुझसे क्या पूछती हो, अपने हृदय से पूछो। और कोत्रेय की बात मानकर कालवाची कुशाग्रसेन के करीब उनसे मिलने पहुंची। वहां पहुंचकर कोत्रेय ने कुशाग्रसेन के समक्ष अभिनय करते हुए कहा, महाराज, महाराज, आप यहाँ हैं, अच्छा हुआ जो मैं आपको खोजते हुए यहाँ पहुंचा। राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, किंतु तुम्हें किसने सूचित किया कि मैं यहाँ हूँ, और यह तुम्हारे संग कौन है, यह अपना मुख उस ओर करके क्यों खड़ी हैं। तब कोत्रेय बोला, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे, क्योंकि कल रात्रि यहाँ मृत शरीर मिला था और यह वही युवती है जिसने उस हत्यारे को देखा था। यह मुझे मार्ग में मिल गई तो सोचा आपसे इसकी बातचीत करवा देता हूँ। आपसे डरती है इसलिए उस ओर मुंह करके खड़ी है। मैं अभी इससे कहता हूँ इस ओर मुंह करके खड़ी हो जाए। तभी कोत्रेय ने कालवाची से कहा, ए युवती,
अपना मुख इधर करो, महाराज तुमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। और इतना सुनते ही कालवाची ने अपना मुख राजा की ओर किया तो राजा उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे और पलक झपकाना भूल गए और उसे देखते ही रह गए। और कालवाची की दृष्टि भी जैसे ही राजा कुशाग्रसेन से मिली तो उसने शर्माकर अपने आंखों को नीचे झुका लिया। राजा कुशाग्रसेन भी अभी तक कालवाची को एकाग्रचित होकर देख रहे थे। दोनों के बीच का मौन कोत्रे ने तोड़ने का प्रयास किया और वो राजा कुशाग्रसेन से बोले, महाराज इसका नाम कालिंदी है और ये उस ओर कुटिया में रहती है। बेचारी बहुत गरीब है और भाग्य की मारी है। इसे पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं मिलता। मुझे इस पर दया आ गई तो मैंने इससे कहा कि हमारे वैतालिक राज्य के राजा कुशाग्रसेन अत्यंत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं, वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इसने तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया, इसलिए मैंने इससे कहा मैं तुम्हें राजा के पास ले चलता हूँ। तुम्हारी अवस्था देखकर वे कुछ ना कुछ तो प्रबंध कर ही देंगे तुम्हारे लिए। मैंने ठीक किया ना महाराज? राजा कुशाग्रसेन बोले, हाँ हाँ तुमने ठीक किया। कोत्रेय बोला, मुझे डर है महाराज। राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, किस बात का डर कोत्रेय? तो कोत्रेय बोला, ये वन में निवास करती है तो कहीं इसके प्राणों पर कोई संकट ना आ जाए महाराज। राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, तो कादम्बरी की सुरक्षा हेतु क्या किया जाए? कोत्रेय बोला, क्यों ना महाराज आप इसे दासी बनाकर अपने महल में ले जाएं। राजा कुशाग्रसेन बोले, ऐसा संभव नहीं है कोत्रेय। कोत्रेय ने पूछा, किंतु क्यों महाराज? तब राजा कुशाग्रसेन बोले, वो इसलिए, मैं इतनी शीघ्र इन पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। क्या आपके लिए? कोत्रेय बोला, इतना जानना अधिक नहीं होगा। यह एक निर्धन असहाय युवती है, कितनी विवश है और इस वन में रहने के लिए इसका कोई अपना होता तो इसकी चिंता करता। बेचारी अनाथ जो ठहरी। हे ईश्वर, किसी को निर्धन और असहाय कभी मत करना। युवती होने का दंड तो पहले ही भुगत रही है बेचारी। भाग्य में और भी न जाने क्या क्या दुख लिखा है। क्या पता इसकी हत्या भी उस हत्यारे के हाथों लिखी हो। कोत्रेय ने जो अभिनय करते हुए राजा से बोला तो राजा बोले, बस बहुत हुआ कोत्रेय, यदि तुम्हें लगता है इन्हें राजमहल में दासी बनाकर ले जाया जा सकता है तो अवश्य जाएंगी, किंतु इनसे पूछो ये राजमहल जा सकेंगी? तब कोत्रेय ने कहा, आप क्यों नहीं इसी से पूछ लेते महाराज? वैसे भी ये अनाथ क्यों मना करने लगी? डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, किंतु आप तो इसे बचाने के लिए पूरी नौका ही दे रहे हैं, तो यह बेचारी क्यों मना करने लगी? भला वैसे आप अपनी संतुष्टि के लिए इन्हीं से पूछ लेते तो अच्छा होता। तब राजा कुशाग्रसेन ने कालिंदी बनी कालवाची से पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ राजमहल चलने के लिए तैयार हो? तब कालिंदी बोली, जैसी आपकी आज्ञा होगी महाराज, मैं तो वैसा ही करूंगी। राजा कुशाग्रसेन बोले, तो इसका मतलब कि तुम मेरे साथ राजमहल चलोगी? तो कालिंदी बोली, जी महाराज, मुझ निर्धन को आप अपने महल में आसरा देने के लिए तैयार हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? आप मेरी भलाई चाहते होंगे तभी तो आप ऐसा कर रहे हैं। तब राजा कहने लगे, तो ठीक है, आज रात्रि तुम इसी वृक्ष तले विश्राम करो और प्रातःकाल तुम मेरे साथ राजमहल चलना। तो कालिंदी बोली, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तब कोत्रेय बोला, महाराज आप विश्राम कीजिए, वार्तालाप तो सुबह भी हो सकती है। तब राजा कुशाग्रसेन बोले, नहीं नहीं, मुझे अभी इसी समय कालिंदी से उस हत्यारे के विषय में बात करनी है। मैं तो वैसे भी रात्रि भर जागने वाला हूँ, मुझे उस हत्यारे के विषय में मालूम करना है। तो कोत्रेय बोले, जी तो हम दोनों भी आपके संग रात्रि भर जागते हैं। राजा कुशाग्रसेन बोले, नहीं, मैं तो इस राज्य का राजा हूँ और अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, तुम दोनों क्यों मेरे संग जागोगे? तब कालिंदी बोली, महाराज आप लोगों के राजा हैं, यदि आप हम सबकी भलाई के लिए इतना त्याग कर सकते हैं तो क्या हम दोनों आपके लिए रात्रि भर जाग नहीं सकते? तब जो राजा
जो मुस्कुरा उठे और कालिंदी की बात को सुनकर, और उनके हृदय में कालिंदी के प्रति एक विशिष्ट भाव पनप गया और वे कालिंदी से बोले, नहीं कालिंदी, तुम सो जाओ, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक युवती हो और युवतियां कोमल होती हैं, तनिक से कष्ट से कुम्हला जाती हैं। तब वह कहने लगी, कालिंदी महाराज, मैं वैसी युवती नहीं हूँ जो थोड़े से कष्ट से कुम्हला जाऊं। मैं अनाथ और निर्धन अवश्य हूँ, परंतु कोमलांगी नहीं। मुझे तो संकटों से लड़ना आता है। तब महाराज बोले, युवती होकर तुम ऐसी साहसपूर्ण बातें कर रही हो, मैं तो तुमसे अत्यधिक प्रभावित हुआ। तुमसे, तुम्हारी जैसी साहसी युवतियों की इस राज्य को बहुत आवश्यकता है। तब जो कालिंदी ने लजाते हुए कहा, महाराज, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तब राजा कुशाग्रसेन कहने लगे, नहीं कालिंदी, मैं तुम्हारा परिहास क्यों करूंगा, भला मैं तो सच कह रहा हूं। तब कालिंदी सकुचाती सी हुई बोली, जी महाराज, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। महाराज, कालिंदी से जो कोत्रे कहने लगा, महाराज वो सब तो पूछ ही नहीं रहे जो आप कालिंदी से पूछना चाहते थे। तब राजा कुशाग्रसेन बोले, वो भी पूछता हूँ, थोड़ा धैर्य धरो। कोत्रेय बोला, तो मैं धैर्य धर रहा हूँ, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कालिंदी को देखकर आपका धैर्य डिग रहा है। राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? कोत्रेय बोला, कुछ नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब था कि आप कालिंदी से हत्यारे के विषय में पूछिए ना। तब महाराज कुशाग्रसेन ने कहा, हाँ तो कालिंदी, अब बताओ, तुम उस हत्यारे के विषय में क्या क्या जानती हो? वो हत्यारा पुरुष है या स्त्री? और जी, कालिंदी कहने लगी, जी वो हत्यारा एक पुरुष है, उसका मुख बहुत ही भयानक है। कालिंदी ने झूठ बोलते हुए राजा से कह दिया। तो राजा ने पूछा, वो किस अस्त्र से हत्या करता है? तब वह कालिंदी कहने लगी, महाराज, वो हत्या करने के लिए किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं करता। वो तो दूर से ही अपने हाथों को बड़ा करके उस युवक या युवती के पास ले जाता है और उनके वक्ष को चीरकर उनका हृदय निकाल लेता है। वो सबकी हत्या इसी प्रकार करता है। राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, इसके बाद वो उन हृदयों का क्या करता है? तो कालिंदी कहने लगी, यह तो मुझे नहीं मालूम महाराज, क्योंकि उसके उपरांत मैं इतनी डर गई थी कि उस स्थान से भाग खड़ी हुई। मुझे डर था कि कहीं उस हत्यारे ने मुझे देख लिया तो मेरी भी वही दशा कर देगा जो उसने उन सभी युवक युवतियों की थी। जो राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, ये तुमने ठीक किया, परंतु उस हत्यारे के नैन नक्श कद काठी के विषय में कुछ बता सकती हो? कालिंदी बोली, महाराज, उस समय वन में अंधकार था, केवल चांद का प्रकाश था। जो मुझे दिखाई दिया वो मैंने आपको बता दिया। वैसे भी उस हत्यारे से मैं बहुत दूर थी। तो महाराज कुशाग्रसेन ने पूछा, और क्या बता सकते हो उस हत्यारे के विषय में? कालिंदी बोली, बस इतना ही बता सकती हूँ महाराज। राजा कुशाग्रसेन बोले, मुझे तुम्हारा कोमल और मृदु स्वभाव भा गया कालिंदी, और तुम बहुत अधिक भोली हो। कालिंदी बोली, धन्यवाद महाराज। और उस रात्रि तीनों के बीच में बातचीत चलती रही और प्रातः काल हुई तो सभी ने राजमहल की ओर प्रस्थान करने का सोचा। किंतु जब कोत्रेय उनके संग चलने को तैयार हुआ तो महाराज कुशाग्रसेन बोले, कोत्रेय, तुम हम दोनों के संग क्यों जा रहे हो? तुम्हारा घर तो है ना राज्य के अंदर? तो कोत्रेय बोला, जी महाराज, मुझे राजमहल भा गया था, इसलिए वहां जाने का मन कर रहा है। कुशाग्रसेन बोले, तभी तो तुम अपने निवास के लिए जो प्रस्थान करो। अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता जब होगी तो मैं तुम्हें सैनिकों द्वारा बुलवा लूंगा। कोत्रेय बोला, जी महाराज। कुशाग्रसेन बोले, सुनो, जाने से पहले अपने निवास स्थान के विषय में बता कर जाओ। तो अब कोत्रेय की दशा देखने लायक थी। उसे अब सूझ नहीं रहा था कि वो अपना निवास स्थान क्या बताए, क्योंकि वो तो इसी वृक्ष पर रहता था। तभी कालवाची बोल पड़ी, महाराज, यह तो आपके राज्य में ही निवास करते हैं। मैंने देखा है इनका निवास स्थान, क्योंकि एक दिन मैं इनके निवास पर काम मांगने गई थी तो इनकी पत्नी ने मुझसे बड़ी निर्दयता से बात की थी और मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे उनका स्वभाव तनिक भी नहीं भाया। राजा कुशाग्रसेन ने बोला, कोत्रेय, क्या तुम्हारी पत्नी इतनी निर्दयी है?
तो कोत्रे बोला, महाराज वो क्या है ना, मेरी पत्नी अत्यधिक क्रूप है, तन हथनी की भांति भारी और बेडोल हो गया है। रूप के नाम पर ईश्वर ने नए नक्श दिए, ना रंग रूप, सो किसी रूपवान युवती को देखकर उसे सहन नहीं होता, इसलिए अपने सामने वह ऐसी सुंदर युवतियों को रहने नहीं देती, इसलिए उसने कालिंदी को निवास स्थान से भगा दिया था। कोत्रे अभिनय करते हुए राजा से बोल रहा था। तो राजा कुशाग्रसेन ने बोला, तो तुमने ऐसी कुरूप कन्या से विवाह कर लिया? तब कोत्रे बोला, महाराज व्यवस्था थी, मैं उसके माता पिता के यहाँ कार्य करता था। उसके पिताश्री धनवान थे और मैं निर्धन। उन्होंने मुझे धन का लालच दिया और मैंने धन के लालच में आकर उनकी कुरूप कन्या से विवाह कर लिया। अब अपने निर्णय पर पछता रहा हूँ। राजा कुशाग्रसेन बोले, ओ, इसलिए तुम अपने निवास स्थान नहीं जाना चाहते? तब कोत्रे बोला, अब क्या बताऊं महाराज, वो कुरूप होती तो सह लेता, किंतु उसकी वाणी इतनी कड़वी है कि कानों में रुई डालनी पड़ती है। स्वभाव ऐसा है, जितने समय तक मैं अपने निवास स्थान पर रहता हूँ वो मुझसे झगड़ती ही रहती है। इसलिए मैं अपनी पत्नी से झूठ कह दिया कि मुझे अब से राजमहल में काम मिल गया है और अब मैं राजमहल की सेवा में क्या करूँगा। तो राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, तो तुम भी राजमहल जाना चाहते हो? तो कोत्रे बोला, महाराज यदि आप चाहें तो ले जा सकते हैं मुझे, किंतु कोई व्यवस्था नहीं है। आपका जैसा आदेश होगा मुझे तो उसका पालन करना पड़ेगा। राजा कुशाग्रसेन बोले, यदि तुम्हारी पत्नी इतनी निर्दयी है और तुम भी राजमहल चल सकते हो। तो कुशाग्रसेन की बात सुनकर कोत्रे प्रसन्नता से झूम उठा और बोला, महाराज की जय हो, मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी। आज मैं कितना प्रसन्न हूँ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कम से कम वो हथनी मेरी आंखों के सामने तो नहीं रहेगी। तब कुशाग्रसेन बोले, यदि तुमने अपनी पत्नी को हथनी कहा तो मैं तुम्हें अपने संग राजमहल नहीं लेकर जाऊंगा। तब कोत्रे बोला, नहीं महाराज, मैं तो मजाक कर रहा था। वो तो साक्षात काम देवी का अवतार है, स्वर्ग की अप्सरा है, उसके जैसी सुंदर तो कोई हो कहाँ सकती है। राजा कुशाग्रसेन बोले, बस बस बहुत हुआ, इतनी ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। कोत्रे बोला, अब आपने कहा कि उसे हथनी मत कहो तो मैं उसकी प्रशंसा कर रहा था महाराज। महाराज कुशाग्रसेन बोले, चलो ज्यादा बातचीत का अर्थ यह नहीं है कि अब हम राजमहल की ओर प्रस्थान ही करना भूल जाएं। कालवाची बोली, जी महाराज, मैं आपसे यही कहने वाली थी। कालिंदी बनी कालवाची कहने लगी। तो कालिंदी के मधुर भरे शब्दों ने राजा का मन मोह लिया और वे उससे बोले, देख लो कोत्रे, ये कालिंदी देखो ना कितनी सुशील है, और एक तुम हो जिसे ठीक से बात भी करनी नहीं आती। कोत्रे बोला, क्षमा करे महाराज, भूल हो गई। कुशाग्रसेन बोले, चलो अब राजमहल चलो और याद रखना ऐसी भूल आगे से ना हो। कोत्रे बोला, जी महाराज, और सभी राजमहल की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वे सब राजमहल के समीप पहुंचे तो राजा कुशाग्रसेन ने कालिंदी और कोत्रे को राजमहल के समीप ही कुछ दूरी पर बने शीश महल में ठहराने की सोची। शीश महल में राजमहल की राज नर्तकी मत्स्यगंधा और उसकी दास दासियां रहती थी। क्योंकि कुशाग्रसेन कालिंदी को राजमहल में नहीं ले जाना चाहते थे, वो चाहते थे किसी को यह मालूम ना हो कि कालिंदी उस हत्यारे के विषय में जानती है, और कालिंदी और कोत्रे को शीश महल ले गए। शीश महल पहुंचे तो उन्होंने मत्स्यगंधा को अपने समक्ष बुलवाया और उनके समक्ष मत्स्यगंधा उपस्थित हुई और बोली, जी महाराज, क्या आज्ञा है। तब राजा कुशाग्रसेन बोले, राज नर्तकी मत्स्यगंधा, यह कालिंदी है। अब मैं चाहता हूँ आप इसे शीश महल में शरण दें। तो मत्स्यगंधा ने पूछा, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, किंतु क्षमा करें महाराज, आपका राजमहल तो इतना भव्य है, फिर यहाँ उसे शरण देने की में क्या आपत्ति है वहाँ। तो महाराज कहने लगे, नर्तकी, मेरा व्यक्तिगत विवाद है, इस विषय में आप ना पूछे तो अच्छा है। वैसे भी मैं इस वैतालिक राज्य का राजा हूँ और मेरी आज्ञा का पालन करना इस राज्य के निवासियों का कर्तव्य होना चाहिए। तो मत्स्यगंधा बोली, जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। और कोई प्रश्न? राजा कुशाग्रसेन ने राज नर्तकी से पूछे। तो राजनर्तकी बोली, नहीं महाराज, अब कोई प्रश्न नहीं है।
और उस दिन कालिंदी और कोत्रे को शीश महल में शरण मिल गई। दोनों शीश महल में आकर बहुत ही प्रसन्न थे। कालिंदी को अपना अलग कक्ष मिल गया और कुशाग्रसेन ने उनके लिए बहुमूल्य आभूषण और रेशमी वस्त्र भी भिजवाए। किंतु जब दासी कालिंदी के कक्ष में भोजन लेकर पहुंची तो कालिंदी ने भोजन लेने से मना कर दिया। उधर कोत्रे ने भोजन लेने से मना कर दिया क्योंकि दोनों को भोजन की आवश्यकता ही नहीं थी। यह सुनकर मत्स्यगंधा कुछ अचंभित सी हुई, किंतु उसने सोचा निर्धन जन है, इसलिए उन्हें ऐसा स्वादिष्ट भोजन करने की आदत नहीं होगी, इसलिए कल से दोनों के लिए साधारण भोजन ही बनेगा। मत्स्यगंधा ने दूसरे दिन दोनों के कक्ष में साधारण भोजन भिजवाया, किंतु उन्होंने उस दिन भी भोजन ग्रहण नहीं किया। कालिंदी जो कालवाची थी भोजन कैसे कर सकती थी, क्योंकि वो तो प्रेतनी थी और कोत्रे एक कठफोड़वा था। यह मत्स्यगंधा को ज्ञात ही नहीं था, इसलिए वह बात मत्स्यगंधा को चिंता में डाल गई और उसने इस विषय में राजा से बातचीत करने का विचार किया और वह राजमहल पहुंची। राजा कुशाग्रसेन उसके सामने आए, तब उसने सारी बात राजा से कह सुनाई। किंतु सारी बात सुनने के बाद राजा कुशाग्रसेन इस बात पर तनिक भी अचंभित नहीं हुए। वे राजनर्तकी से बोले, मत्स्यगंधा वो एक निर्धन युवती है, उसके भाग्य में 2 समय का भोजन भी नहीं लिखा था। वो तो सदैव भूखी ही सो जाया करती रही होगी। एकाएक इतना अत्यधिक पर्याप्त मात्रा में भोजन देखकर उसका भोजन ग्रहण करने का मन नहीं किया होगा। तब राजनर्तकी बोली, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, 2 दिन हो गए, उन दोनों में कुछ भी ग्रहण नहीं किया, कोई बिन खाए कैसे रह सकता है। तब राजा कुशाग्रसेन बोले, ये तो चिंता का विषय है। तब राजनर्तकी बोली, यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप इसलिए तो आपके पास आई हूँ। तभी कक्ष में राजा की जो रानी पद्मनी का प्रवेश हुआ। उन्होंने मत्स्यगंधा से उसके आने का कारण पूछा। तब मत्स्यगंधा ने उन्हें सब कह दिया। यह बात सुनकर पद्मनी को आश्चर्य हुआ और वह महाराज से बोली, महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कालिंदी के रूप में आपने संकट को आमंत्रण दे दिया हो। तब महाराज कुशाग्रसेन बोले, ये तो गंभीर विषय हो गया, अब मैं कालिंदी को लेकर चिंतित हूँ। तब मत्स्यगंधा बोली, हाँ तो अब क्या करना चाहिए। तभी सेनापति सोमेश ने जो इस विषय पर विचार विमर्श करता हूँ, राजा ने कहा। और वे जो रानी पद्मनी बोली, जी महाराज यही उचित रहेगा, आप और सेनापति मिलकर कोई योजना बनाइए। सभी के बीच में वार्तालाप चल रही थी कि सेनापति सोमेश ने कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। राजा कुशाग्रसेन ने उन्हें अनुमति दी और सेनापति सोमेश कक्ष से भीतर आ गए और राजा से बोले, महाराज कल रात्रि एक हत्या और हो गई, उस युवक के हृदय का हत्यारे ने भक्षण कर लिया। यह सुनकर महाराज कुशाग्रसेन की चिंता का पार नहीं रहा। राजा के मुख पर चिंता के भाव देखकर सेनापति जो सोमेश बोले, महाराज ऐसे चिंता होने में कुछ नहीं होने वाला, अब तो उस हत्यारे को बंदी बनाना अनिवार्य हो गया है, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तभी राजनर्तकी मत्स्यगंधा ने पूछा, सेनापति सोमेश आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, क्या उस हत्यारे को बंदी बनाना इतना कठिन है। तब सेनापति कहने लगे, राजनर्तकी मत्स्यगंधा आप यहाँ कैसे। तब मत्स्यगंधा बोली, जी मैं कालिंदी के विषय में महाराज से बात करने आई थी, किंतु यहाँ आकर देखती हूँ महाराज तो किसी और ही समस्या से घिरे हुए हैं और मैंने उन्हें एक और समस्या बता दी। तब सेनापति सोमेश बोले, महाराज के पास इससे बड़ी और कोई समस्या भी हो सकती है भला, किंतु मुझे भी बताइए राजनर्तकी ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है महाराज। पर सेनापति ने मत्स्यगंधा से पूछा, जी सेनापति सोमेश बात कुछ ऐसी ही थी कि 2 दिन पहले महाराज मेरे शीश महल में एक युवती को लाए थे जिसका नाम कालिंदी है। समस्या यह है कि वो भोजन नहीं करती, न जाने क्या कारण है उसके भोजन नहीं करने का। तब सेनापति बोले, किंतु महाराज आपने मुझे इस विषय में कुछ नहीं बताया। सेनापति ने जब महाराज से कहा तो महाराज कुशाग्रसेन बोले, जी एक तो मुझे आपको बताने का अवसर नहीं मिला, उसके अतिरिक्त मैं ये चाहता था कि ये बात गुप्त रहे। तब सेनापति बोले, किंतु जो बात चिंता का विषय बन जाए उसे किसी से तो नहीं किंतु राज्य के सेनापति से तो कही जा सकती है महाराज।
तो राजा कहने लगे, आप ठीक कह रहे हो सेनापति जी, बड़ी भूल हो गई जो आपसे मैं नहीं कह सका। राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, तो अब क्या सोचा है आपने उस कालिंदी के विषय में? सेनापति ने महाराज से पूछा। तो महाराज कहने लगे, मैंने तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये तो राज नर्तकी मत्स्यगंधा ने मुझे अभी अभी बताया है। तभी रानी पद्मिनी बोली, महाराज मेरे दिमाग में एक विचार आया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूँ। तब महाराज कहने लगे, हाँ हाँ रानी जी, निसंकोच आप अपने विचार हम सबके सामने प्रकट कर सकती हैं। तभी रानी पद्मिनी बोली, महाराज मुझे ऐसा लगता है कहीं वो हत्यारन कालिंदी ही तो नहीं। तब मत्स्यगंधा कहने लगी, क्षमा करें महारानी, किंतु वो हत्यारन यदि कालिंदी है तो वो तो राजमहल के समीप क्यों आना चाहेगी? भला उसे तो भय होना चाहिए। राजमहल के समीप रहते हुए सेनापति सोमेश भी जो राजनर्तकी की बात से सहमत दिखाई दिए। सेनापति सोमेश कहने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है वो हम सबके सामने हमारे रहस्यों को जानने आई हो और उसे मालूम करने आई हो कि हम उसे बंदी बनाने के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप कर रहे हैं। रानी पद्मिनी बोली, आप सही कह रहे हो, यही सत्य है। और जो सेनापति सोमेश बोले, हाँ यही हो सकता है महाराज, तभी तो कोई प्राणी बिना भोजन ग्रहण किए कैसे रह सकता है? हो ना हो वो कोई मायावी शक्ति है। महाराज कुशाग्रसेन बोले, किंतु वो हत्यारिन है तो कोत्रेय कौन है? कोत्रेय का उसके साथ क्या संबंध हो सकता है? तब सेनापति सोमेश ने पूछा, अब ये कोत्रेय कौन है? तब राजनर्तकी बोली, महाराज जो सेनापति सोमेश वो कालिंदी का साथी है। वैसे तो कह रहा था कि उसकी पत्नी बड़ी निर्दयी है, इसलिए उसने महाराज से कालिंदी के समीप रहने की अनुमति मांगी और महाराज ने दे दी। राजा कहने लगे, उसने मुझसे यही कहा था। तब सेनापति सोमेश ने कहा, किंतु आपको कालिंदी कहाँ मिली? तब महाराज कुशाग्रसेन ने उसे बताया कि कोत्रेय ने मुझे उससे मिलवाया था। तब सेनापति कहने लगा, महाराज अवश्य ही कोई गहरा षड्यंत्र रचा है दोनों ने मिलकर। मुझे तो उन दोनों पर संदेह हो रहा है। हमारे राज्य में होने वाली हत्याओं का कारण वे दोनों ही हो सकते हैं। तब महाराज कुशाग्रसेन बोले, अब तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तब राजनर्तकी ने पूछा, किंतु महाराज आपके पास ऐसा प्रमाण है जिसे यह सिद्ध हो सके कि दोनों ही षड्यंत्र रच रहे हैं? तब राजा